हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस एनसीईआरटी सीरीज में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। कल हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, पालमपुर गांव की कहानी, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज में इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, जो क्लास 9 का होगा, जिसका नाम क्या होगा आप लोगों को पता होना चाहिए। संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग, यानी क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका बनता है पालमपुर गांव की कहानी, वो हम लोगों ने कल बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है, कंप्लीट किया है। तो सभी लोग जाकर उस वाले क्या है, लेक्चर को जरूर देखेंगे, ताकि क्या आपकी जो एनसीईआरटी जो है वो अच्छे तरीके से क्या हो, कंप्लीट हो सके। और मैं यहाँ एनसीईआरटी के तौर पे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग क्लास 9, याद रखेंगे, क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, उसका हम लोग आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, संसाधन के रूप में लोग। यानी आज हम लोगों को अपने बारे में बात करनी है, यानी आज हम लोग अपने बारे में बात करेंगे, खुद के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के द्वारा। तो आइए क्या करते हैं, फटाफट अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एनसीईआरटी सीरीज में इकोनॉमिक्स क्लास 9 की जो सेकंड चैप्टर से आता है। सेकंड चैप्टर का नाम ही है संसाधन के रूप में लोग। आज हम लोग यही के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम याद रखेंगे आप लोग, संसाधन के रूप में लोग, यानी हमारे बारे में आज क्या है, हम लोगों को बात करना है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय, ठीक है, यह है कि किसी देश के कार्यरत लोगों को उनके उत्पादन कौशल और क्षमताओं के आधार पर एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं अपने बारे में। यदि, ठीक है, हम मानव संसाधन अगर बनना चाहते हैं, मानव पूंजी बनना चाहते हैं, तो हमें अपने ऊपर क्या करना होगा, खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, क्या खर्च करना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कोई काम सीखना पड़ेगा। यानी आपके अंदर एक कुशलता यानी कौशल डेवलप करने पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप बन सकते हो अपने देश के लिए मानव संसाधन। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय यह है कि किसी देश में जो कार्यरत लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके उत्पादन कौशल यानी उनकी जो प्रोडक्टिविटी स्किल है, और उसके साथ साथ उनकी जो क्षमता है के आधार पर वो क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। यानी हम लोग क्या है, अपने बारे में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है मानव संसाधन। ठीक है, हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं। कल का लेक्चर आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, जहां पे हम लोगों ने पालमपुर गांव की कहानी क्या है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने उत्पादन के संसाधनों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, उसको हम लोग उत्पादन के कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादन के कारक। ठीक है, तो यहीं से हम लोगों का क्या होगा, ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होगा। तो उत्पादन के कारक के बारे में अगर हम बात करें, तो कल हम लोगों ने बात की थी, तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। एक होता है आपका भूमि। ठीक है, कल मैंने भूमि के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। जिन लोगों ने कल वाला क्लास नहीं देखा है, जाकर सबसे पहले वो वाला भी क्लास देखिएगा जरूर। ठीक है, भूमि होता है। दूसरा मैंने बताया था आपको श्रम होता है। दूसरा मैंने बताया था श्रम होता है। तीसरा मैंने आपको बताया था पूंजी, यानी पूंजी के बारे में बात की थी। और चौथा मैंने बताया था उद्यम। चौथा मैंने बताया था उद्यम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव संसाधन के बारे में। ठीक है, मानव संसाधन, ठीक है, क्या होता क्या है जरा समझते हैं। जब शिक्षा और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, शिक्षा मतलब जानते ही हो एजुकेशन, और चिकित्सा यानी स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं में निवेश करके, ठीक है, सामान्य जनसंख्या को मानव पूंजी में बदल दिया जाता है, तो वही जनसंख्या क्या कहलाती है, मानव संसाधन कहलाती है। भारत हमारा क्या है, एक प्यारा सा देश है। करीबन 140 करोड़ लोग क्या है यहाँ पे रहते हैं। समझ में आया? 140 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर हम लोग अपने 140 करोड़ लोगों को क्या करें, बेहतर क्या दे दें, शिक्षा दे दें, अच्छे ट्रेनिंग दे दें, अच्छी ट्रेनिंग दे दें, और उनकी हेल्थ सर्विसेज को क्या करें, बेटर कर दें, तो वो हमारे देश में क्या बन जाएंगे, एक उत्पादन के साधन बन जाएंगे, यानी मानवीय संसाधन बन जाएंगे, मानवीय संसाधन बन जाएंगे। तो इसी के बारे में क्या है,
आज इस चैप्टर में पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करना है कि कैसे हम अपने देश के नागरिकों को, यानी देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको मानव संसाधन बनाएं, यानी मानव पूंजी बनाएं। तो यही बात की जा रही है, समझ के चलेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको कोशिश करूंगा कि समझाऊंगा और आपको चीजें समझ में आएंगी। तो याद रखना, जब किसी देश में शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश करके वहां की जनसंख्या को मानव पूंजी में बदल दिया जाता है तो वही जनसंख्या क्या कहलाती है? उस देश का मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेस कहलाती है। क्या कहलाती है? ह्यूमन रिसोर्सेस कहलाती है। समझ में आया? तो वो जितने लोग क्लास देख रहे हो, ठीक है, अपने आप से वादा करो कि हम अपने देश में अपने आप को एक मानव संसाधन या मानव पूंजी बनाएंगे जो अपने देश को क्या करेगा, जो आप अपने देश को बहुत आगे तक ले जाकर क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आप देश में किसी भी प्रकार के क्या है, योगदान के क्या है, मतलब कि काबिल नहीं है। तो आपको क्या है, पढ़ना है। ठीक है, आपको अपने एजुकेशन को बेहतर बनाना है, अपने हेल्थ को बेहतर बनाना है और इसके साथ साथ कोई ना कोई स्किल सीखनी है। ठीक है, स्किल कहाँ से आएगी? पढ़ाई लिखाई से ही आएगी। ठीक है, और जब आप स्वस्थ होंगे तो आपकी पढ़ने की क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब आप पढ़ लिख कर क्या है, जब आप कुछ बन जाएंगे, कोई सरकारी नौकरी ले लेंगे तो समझ जाइए कि आप अपने देश में कितना ज्यादा योगदान करेंगे। ठीक है, तो आप अपने देश के लिए क्या करोगे, एक मानव संसाधन बन जाओगे, एक एसेट्स बन जाओगे, एक संपत्ति बन जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे आपका क्या है डेवलपमेंट होगा, आपके देश का भी विकास होता चला जाएगा। तो यही मानव संसाधन के बारे में बात की जा रही है। चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या होता है? अब मानव पूंजी को भी समझते हैं। ठीक है, मानव पूंजी का मतलब क्या होता है? मानव पूंजी कौशल, प्रशिक्षण और उत्पादन संबंधित ज्ञान का एक स्टॉक होता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में क्या है, 140 करोड़ लोग क्या है, मतलब रहते हैं, एक तरह से रहते हैं। ठीक है, उनमें से हमें लगता है कि 70 से 80% लोग क्या है, काम कर रहे हैं। 70 से 80% लोग काम कर रहे हैं। तो ये 80% जो लोग हैं ये हमारे देश के लिए क्या है, एक मानव पूंजी है। और स्वयं हम क्या है अपने लिए, हम एक मानव संसाधन है अपने देश के लिए। तो ऐसे सभी लोगों का एक स्टॉक जो बना लेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, मानव पूंजी बोलेंगे। और किसी भी देश के लिए क्या है, उस देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा हाथ होता है उस देश को क्या है, आगे पहुंचाने में। आप लोग ये बोलते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, ठीक है, इसी कारण भुखमरी है, उसी कारण बेरोजगारी है, उसी कारण गरीबी है। लोग क्या है, एक जॉब के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, हाथापाई कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने आप को ही इतना ज्यादा एजुकेटेड बनाते हो, अपने हेल्थ को बेटर रखते हो और कोई ना कोई स्किल सीखते हो तो जाहिर सी बात है आपको इतना हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही क्या है, अपने देश में क्या है, अच्छा खासा अपना जीवन भी व्यतीत करोगे, अच्छा खासा कमाओगे और अपने देश का भी नाम रोशन करोगे और देश का विकास तो जरूर करोगे। ठीक है, तो ये चीजें बताई जा रही है। तो मानव पूंजी कौशल, प्रशिक्षण और उत्पादन संबंधित ज्ञान का एक स्टॉक है। जब लोगों पर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए, यानी जब हम अपने देश के लोगों पर क्या करें, खर्चा करें। किस पर खर्चा करें? उनके एजुकेशन पे खर्चा करें, उनके ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे है कि उनको कोई ना कोई एक पार्टिकुलर स्किल सिखाएं। ठीक है, जैसे पढ़ाना एक स्किल है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा एक स्किल है। ठीक है, ये मेरा एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड भी है और ये हमारा स्किल भी है। तो समझ आया? तो उनके प्रशिक्षण पे अगर खर्चा किया जाए, उनके स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाए, बेहतर हॉस्पिटल, बेहतर सर्विसेज अगर उनको दी जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे हमारे देश के लिए, एक मानव पूंजी बन जाएंगे। एक मानव पूंजी बन जाएंगे, एक ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल जब बनेंगे तो वो हमारे देश के राष्ट्रीय आय में भी क्या करेंगे, योगदान देंगे। राष्ट्रीय आय में भी योगदान देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण निवेश से विकसित होता है। जब आप क्या करोगे, निवेश करोगे। ठीक है, जितने लोग क्या है, आप सपना देखें कि मुझे क्या मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी बेल्ट मिलना चाहिए। बेटा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। ठीक है, अपने ऊपर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, कभी कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करोगे तभी क्या होगा, आगे बढ़ोगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा देश भी उसके साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, कपड़े पे नहीं करेंगे, उससे पहले एजुकेशन पे करेंगे, अपने हेल्थ पे करेंगे और उसके साथ साथ अपने ट्रेनिंग पे करेंगे। ट्रेनिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको क्या है, पढ़ाना आना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको चिकित्सा संबंधित सुविधाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको विनिर्माण गतिविधियों के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तब ना आप क्या है, आगे बढ़ोगे,
समझ में आया? तो ये चीजें हैं। तो आप अपने ऊपर जब निवेश करोगे तभी आप मानव पूंजी बनोगे। अब मानव पूंजी का निर्माण कैसे करेंगे? भैया एजुकेशन ले लो, हेल्थ हेल्थ सर्विसेज क्या करो, ले लो, यानी अपने हेल्थ को बेटर करो और ट्रेनिंग ले लो, आप मानव पूंजी बन जाओगे। तो मानव पूंजी के निर्माण के बारे में बात की जा रही है। तो मौजूदा मानव पूंजी या मौजूदा मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य, और यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, ठीक है। तो मौजूदा मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण और विकसित करना, ठीक है, मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। यानी जब हम अपने मानवीय संसाधनों पर बेहतर तरीके से क्या है, शिक्षा पर निवेश करेंगे, स्वास्थ्य पर निवेश करेंगे और प्रशिक्षण पर निवेश करेंगे, ठीक है, और इनको विकसित करने का काम करेंगे, तभी हमारे देश में क्या होगा, तेजी से मानव पूंजी का निर्माण होगा, ठीक है। ढेर सारे स्कूल खुलने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम क्या है, बेहतर बनना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी सस्ती हो जानी चाहिए, एक गरीब का बच्चा भी क्या करे, उसे एफोर्ड कर ले, ठीक है, तभी ना क्या होगा, मानव पूंजी का निर्माण होगा। इसके अलावा हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, दवाओं की कीमत कम होने चाहिए, तभी क्या होगा, तेजी से आपका क्या होगा, आपका विकास होगा, और आपका जब जैसे विकास होगा तो मानव पूंजी का निर्माण होगा। ट्रेनिंग बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप पुलिस बनना चाहते हो तो आपको दौड़ अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, शरीर अच्छा होना चाहिए, तभी ना मानव पूंजी बनोगे। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि मानव पूंजी निर्माण भौतिक पूंजी निर्माण के भांति ही देश के उत्पादकता शक्ति में क्या करता है, वृद्धि करता है। अगर किसी देश में क्या है, किसी भी प्रकार के भौतिक पूंजी नहीं है, भौतिक संसाधन नहीं है, लेकिन अगर उसके पास एक अच्छा मानव पूंजी है, तो जाहिर सी बात है वो अपने देश को क्या करेगा, बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब दो उदाहरण समझते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये दो उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। यहां से जाने के बाद, ठीक है, आप सभी लोग, ठीक है, प्रॉमिस करिए कि आप एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये चैप्टर और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। एक बार क्लास सभी लोग ढेर सारी मात्रा में शेयर कर देंगे। अब दो उदाहरण समझेंगे, दो लोगों की कहानी हम लोग समझेंगे। एक है सकल और दूसरा है विलास, ठीक है, ये पुस्तक में दिया हुआ है, आप लोग इनकी कहानी को और विस्तार में भी जाकर पुस्तक से पढ़ सकते हो आज, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले सकल की कहानी, ठीक है। पहले बात करते हैं सकल की, ठीक है। 12 वर्षीय सकल पढ़ाई में रुचि रखता है, पढ़ने लिखने में क्या है, उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, पढ़ने लिखने में उसका इंटरेस्ट है। माता पिता ने उसे स्कूल भेजा और आगे चलकर वो क्या हो गया, उसने कंप्यूटर कोर्स भी किया। उसने मेहनत से कोर्स अपना पूरा किया और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी पाई। अब वो नौकरी भी पा गया और नया सॉफ्टवेयर भी बनाया उसने, ठीक है। तो उसने क्या किया, एजुकेशन लिया, उसके बाद उसने ट्रेनिंग लिया, कंप्यूटर कोर्स किया और एक प्राइवेट नौकरी क्या है, प्राइवेट फर्म में नौकरी की और वहां जाकर एक नया सॉफ्टवेयर उसने डेवलप किया, ठीक है। आगे क्या हुआ, उसका प्रमोशन हो गया, ठीक है, पदोन्नति हुआ और उसकी क्या हो गई, इनकम बढ़ गई, ठीक है, उसकी इनकम बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने से वो क्या बन गया, अपने देश के लिए एक परिसंपत्ति बन गया, एक एसेट्स बन गया, एक मानव पूंजी या मानव संसाधन बन गया। ये सकल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो सकल एक 12 वर्षीय लड़का है, पढ़ाई में उसकी बहुत ज्यादा रुचि है। उसने क्या किया, पढ़ाई खत्म की, उसके साथ साथ कंप्यूटर कोर्स किया और एक प्राइवेट फर्म में उसे क्या होगा, नौकरी मिल गया और वहीं उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। सॉफ्टवेयर डेवलप करने से उसका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होने से उसकी इनकम बढ़ी। तो हम कह सकते हैं कि वो अपने देश के लिए क्या बन गया, एक मानव पूंजी बन गया, एक मानव संसाधन बन गया, ठीक है, एक परिसंपत्ति बन गया यानी एसेट्स बन गया, ठीक है। तो ये बात की जा रही है सकल के बारे में। अब बात करते हैं एक विलास नाम के लड़के की, ठीक है। आइए बात करते हैं विलास की कहानी। विलास की कहानी में अगर हम देखें तो 11 वर्षीय विलास गरीब परिवार का है। 11 वर्षीय जो विलास है ये गरीब परिवार का है। पिता की मृत्यु हो गई है, माँ मछलियां बेचकर क्या करती है, परिवार को पालती है, ठीक है। विलास को गठिया रोग हुआ है, ठीक है, गठिया रोग हुआ है और उसके घर की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने गठिया रोग का इलाज करा सके। उसे शिक्षा नहीं मिली है, वो घर पर बैठ कर क्या है, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है, ठीक है। पढ़ने लिखने भी नहीं जानता, ना तो उसका पढ़ने लिखने में किसी प्रकार का इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। आगे देखो, एक दिन क्या हुआ, माँ बीमार पड़ गई। अब माँ बीमार जब पड़ गई तो उसे क्या हो गया, बाजार में जाकर मछलियां बेचना पड़ा। उसका जीवन गरीबी में बीता, ठीक है, उसने खूब गरीबी काटा, ठीक है।
आगे क्या हुआ, उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। ठीक है, उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। तो क्या आप बताइए, ये जो विलास है ये क्या एक मानव पूंजी बन पाया, ये अपने देश के लिए एक एसेट्स बन पाया? नहीं। ठीक है, क्योंकि इसने न तो अपने शिक्षा पर ध्यान दिया और न ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। तो अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचे तो हम बात करेंगे, तो सकल शिक्षित और स्वस्थ था, वह मानव पूंजी बन गया, मानव पूंजी बन गया, नो डाउट। ठीक है, लेकिन विलास की अगर हम बात करें तो ये अशिक्षित था, पढ़ाई लिखाई में इसकी कोई रुचि नहीं थी, और अस्वस्थता, इसको गठिया रोग हुआ था। तो ये क्या बना अपने देश के लिए, एक लाइबिलिटी बना, एक भार बना। ठीक है, तो हमें भार नहीं बनना है। देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों की। आप लोग किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, समय से पहले अपने आप को इतना ज्यादा शिक्षित करो, अपने स्वास्थ्य को इतना ज्यादा बेहतर बनाओ, इतना ज्यादा ट्रेनिंग लो कि आप अपने देश के लिए भी और अपने घर वालों के लिए कभी बोझ ना बनो। ठीक है, ये बहुत कड़वी बात है। ठीक है, एक समय आता है जब क्या होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो घर वालों के लिए क्या होते हैं, एक बोझ लगने लगते हैं कि कब कमाएगा, इसका कब विवाह होगा, कब ये हमारे घर से जाएगी। समझ में आया? तो बेहतर तरीके से पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, अपने हेल्थ को अच्छा रखो। ठीक है, बीमार ना पड़ो, और ट्रेनिंग यानी कुछ ना कुछ नया चीज सीखते रहो। जब तक सीखोगे नहीं तब तक क्या है, आगे बढ़ोगे नहीं। तो देश की यहाँ बात नहीं, यहाँ परिवार की भी बात है। एक समय बाद यही लड़का और यही लड़की क्या है, घर वालों के लिए बोझ लगने लगते हैं। तो बोझ नहीं बनना है, दायित्व तो नहीं बनना है, अपने आप को क्या बनाना है, मानव पूंजी बनाना है, यानी संपत्ति बनाना है। ठीक है, जिससे क्या हो, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी लोग इज्जत करें, तुम्हारे रिश्तेदार इज्जत करें, और तुम्हारा देश तो तुम्हारे ऊपर गर्व जरूर करेगा। ठीक है, अगर आप क्या है, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाओगे। समझ में आया? तो देश को क्या है, देश को, परिवार को तो हम लोग सर्वप्रथम रखते हैं, लेकिन उसको सर्वप्रथम रखने के लिए क्या है, आपको क्या करना होगा, अपने ऊपर निवेश करना होगा। तो ये चीजें हमें क्या है, इस चैप्टर से सीखने को मिलती हैं। काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये जो चैप्टर है हमारे जिंदगी के बारे में बताता है कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बोझ नहीं बनना है अपने देश के लिए, अपने देश के लिए एक संपत्ति बनना है। ये चीजें याद रखना। ठीक है, खुद से प्रॉमिस करो और अपने आप को क्या करो, इतना ज्यादा निखारो कि क्या है, बहुत आगे जाओ और क्या हो, नाम रोशन करो। ठीक है, देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो कहानी से आपको समझ में आया कि कोई व्यक्ति मानव पूंजी कैसे बन सकता है। आगे बात करते हैं, फटाफट आगे बात करते हैं। मानव पूंजी निवेश का लाभ। अब इससे लाभ क्या होता है, अगर आप अपने आप को एक मानव संसाधन बनाते हो तो इससे लाभ क्या होता है। मानव पूंजी यानी शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में किया गया जो निवेश होता है वो भौतिक पूंजी की तरह ही फायदेमंद होता है। भौतिक पूंजी क्या होता है, जैसे आप मशीन खरीदते हो किसी चीज का उत्पादन करने के लिए, हाँ, बाइक खरीदते हो चलाने के लिए, समझ में, मोबाइल खरीदते हो क्या है, यूज करने के लिए। तो इसी तरह अगर आप इन चीजों पर यानी भौतिक पूंजी पर निवेश करते हो, लेकिन उसके जगह पर अपने ऊपर निवेश करने लगो, अपने एजुकेशन पे, अपने ट्रेनिंग पे, अपने हेल्थ पर, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा तुमको। ठीक है, अधिक जो शिक्षित लोग होते हैं और प्रशिक्षित लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक उत्पादन करते हैं, और जो अधिक उत्पादन करेगा वही क्या होगा, ज्यादा इनकम भी जनरेट करेगा। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं जितना ज्यादा पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को फटाफट क्या करना है, एजुकेट बनाना है, हेल्थ को अच्छा रखना है, ट्रेनिंग लेते रहना है, और ज्यादा ज्यादा काम करना है, अपनी इनकम को क्या करना है, बढ़ाते चले जाना है। इनकम बढ़ेगा तुम्हारा, जब इनकम बढ़ेगा तो देश का ऑटोमेटिक इनकम बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, तो ये फायदा होता है। ठीक है, तो उनकी आय बढ़ती है और वो बेहतर काम कर पाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो शिक्षित होगा वो बेहतर काम करेगा। ठीक है, अधिक स्वस्थ लोग अधिक समय तक क्या होते हैं, अधिक समय तक प्रभावी ढंग से काम करने में क्या होते हैं, मतलब कि एक तरह से लायक होते हैं, सामर्थ होते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप खूब क्या है, खूब पढ़ रहे हो घर पर बैठ कर, ठीक है, हेल्थ की क्या है, वॉट लगी हुई है, एजुकेटेड तो हो गए, शिक्षित हो गए, सब कुछ आता है, सारे टॉपिक से याद है, लेकिन हेल्थ की क्या है, धज्जियां उड़ी हैं, तब क्या है, तब आगे क्या करेगा, आगे कोई ना कोई मुसीबत आएगा, आपको कोई ना कोई बीमारी होगी। तो दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है, शिक्षा भी ध्यान में रखना है, अपना स्वास्थ्य भी ध्यान में रखना है, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग लेते जाना है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बताई जा रही है, इससे आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे बात करते हैं। अब केवल तुमको ही थोड़े ना फायदा होगा, समाज को भी तो इससे फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, मैंने बताया। तो समाज पर भी क्या होता है, मानव पूंजी का लाभ देखने को मिलता है। क्या होता है, केवल व्यक्ति ही नहीं पूरा समाज लाभ पाता है। याद रखना, जब तुम शिक्षित होगे, ठीक है, तुम एक सरकारी नौकरी ले लोगे तो तुम अपने पुराने पीढ़ी यानी अपने पीछे की पीढ़ी को भी सुधारोगे और अपने आगे आने वाले कई पीढ़ी को भी सुधारोगे। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। बेटा घर में अगर क्या है, एक सरकारी नौकरी अगर लग गई ना, किसी भी चीज की हो, ठीक है,
तो तुम्हारी पीछे वाली पीढ़ी तो तुम्हारा वाह वाह करेगी, आगे तुम अपने आने वाले क्या है 10 पीढ़ी को क्या करोगे, सुधार कर जाओगे। तो ये चीजें हैं। और वो 10 पीढ़ी जब सुधरेगा ना, तो 10 पीढ़ी तुमको क्या करेगा, ठीक है, तुमको तो लाभ देगा, तुम्हारे क्या है आने वाले पीढ़ी को भी लाभ देगा, लेकिन तुम्हारे देश को सबसे ज्यादा लाभ देगा, ठीक है, तो समाज को लाभ देगा। जो सब जब समाज में वो क्या होगा, बेहतर तरीके से काम करेगा, तो तुम्हारा समाज ही क्या होगा, डेवलप होगा, और तुम्हें भी क्या होगा, वो पीढ़ी कई दिनों तक याद रखेगा। तो यही चीजें होता है, पूरे समाज को लाभ होता है। अधिक जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ लोग होते हैं, अपने ज्ञान कौशल और काम से समाज में क्या करते हैं, उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग सीधे शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं, उन्हें भी लाभ देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो लोग एजुकेटेड नहीं हो पाए हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनको भी क्या है, एजुकेटेड लोग, मानव पूंजी बने हुए लोग क्या करते हैं, योगदान देते हैं, उनकी भी सहायता करते हैं, ठीक है। जब आप अच्छे से कमाओगे नहीं, तो अपने छोटे भाई बहनों का क्या करोगे, देखभाल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उदाहरण में लिखा हुआ है कि एक शिक्षित व्यक्ति का ज्ञान कौशल समुदाय को क्या करता है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव पूंजी अन्य संसाधनों से सर्वश्रेष्ठ क्यों है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है एनसीईआरटी में आपको, कि जो ये मानव पूंजी है, यानी हम लोग हैं, वो जितने भी प्रकार के और संसाधन है हमारे देश में, उससे हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं, ठीक है। और संसाधन में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे भौतिक पूंजी, उसमें आप मशीन देख लीजिए, ठीक है, औजार देख लीजिए, ठीक है, उसके अलावा आप क्या है, पैसा देख लीजिए, उसके बाद कच्चा माल देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे क्या है भौतिक पूंजी के उदाहरण हैं। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन को देख लेंगे, तो उनसे भी हम क्या है, सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन, मानव पूंजी। क्यों है, कारण क्या है, देखिए, मानव संसाधन यानी लोग ही भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक किसान है, ठीक है, उसके पास 10 बीघा खेत है, ठीक है, 10 बीघा खेत है, पढ़ा लिखा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या वो अपने भूमि का कभी प्रयोग कर पाएगा, नहीं, ठीक है। तो जितने भी जो संसाधन होते हैं, जब तक उनके ऊपर मनुष्य काम नहीं करेगा, तब तक वो संसाधन क्या है, बेकार है, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने ना आऊं, तो ये बोर्ड भी बेकार है, ये कैमरा भी बेकार है, ये माइक भी बेकार है। तो इनका जब तक इस्तेमाल मनुष्य नहीं कर रहा है, तब तक क्या है, ये संसाधन बेकार है। इसीलिए मनुष्य को एक मानव संसाधन बोला गया है, और मानव संसाधन ही क्या है, सभी संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मानव संसाधन ही भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग करता है। भूमि और मशीनें अपने आप उत्पादन नहीं कर सकती। भूमि पे अपने आप गेहूं उग जाएगा, नहीं उगेगा। मशीनें अपने आप चल जाएंगी, नहीं चलेंगी, जब तक उसको मनुष्य नहीं चलाएगा। ये अपने आप उत्पादन नहीं कर सकती। इसलिए मानव संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और श्रेष्ठ संसाधन माना गया है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके घर में अगर रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप अपने एजुकेशन से, आप अपने स्वास्थ्य से, आप अपने ट्रेनिंग से क्या है, सब कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो किसी भी प्रकार के क्या है, बेहतर रोजगार में नहीं है, तो जो घरवा है ना, वो भी एक समय बाद बिक जाएगा। समझ में आया। जो घरवा है, उसके अंदर जितनी भी फैसिलिटी से सुविधाएं हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, एक समय बाद खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है, खाने को मान लीजिए 2 टाइम रोटी है, ज्यादा रोटी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करोगे ना, तो 10 रोटी भी आ जाएगा और 10 ऐसे मकान भी क्या करोगे, खड़ा कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया है कि मानव संसाधन ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है और सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में। फिलहाल हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो उत्पादन प्रक्रिया में क्या होता है, जब तक मनुष्य हाथ नहीं लगाएगा, अपना श्रम नहीं डालेगा, तब तक किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो सकता। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, दोनों में अंतर दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। मानव पूंजी में क्या क्या आता है, ज्ञान कौशल स्वास्थ्य, याद रखेंगे मानव पूंजी के भाग कौन कौन से, ज्ञान कौशल स्वास्थ्य। भौतिक पूंजी में मशीन उपकरण भवन ये सब आ सकते हैं, ठीक है। अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। मानव पूंजी क्या करता है, अन्य भौतिक संसाधनों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ये अपना स्वयं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य से दीर्घकालीन लाभ होते हैं। जो कंट्री एजुकेटेड अच्छा होता है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती है, उनको लंबे समय तक प्रॉफिट होता है। मशीन आदि से हमें क्या होता है, एक लिमिटेड ही क्या होता है, हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करें इसके बाद भारत के बारे में। अब हम लोगों को भारत के बारे में बात करना है। आइए भारत के बारे में जरा बात कर लेते हैं। भारत में जनसंख्या का दृष्टिकोण, मैंने बताया भारत की जो जनसंख्या है कितनी हो गई है, करीबन 140 करोड़ हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। अभी फिलहाल जनसंख्या रिपोर्ट नहीं आई है नई वाली, ठीक है।
तो अभी हम लोग 140 करोड़ अपने आप को कह नहीं सकते, लेकिन हो गए हैं, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भारत में लंबे समय तक विशाल जनसंख्या को एक दायित्व माना जाता है। सही बात है, हम लोग भी बोलते हैं ना कि भारत में तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है, इसीलिए लोग के क्या है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने जनसंख्या को एक अभिशाप के रूप में देखते हैं, एक दायित्व के रूप में देखते हैं। लेकिन विशाल जनसंख्या को मानव पूंजी निवेश से क्या है, संपत्ति के रूप में बदला जा सकता है। अगर आप ठीक ठाक निवेश करो, ठीक है, जनसंख्या के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके देश के लिए एक एसेट्स बन जाएगा, ठीक है। अब परिवर्तन के उपाय जरा समझते हैं। जनसंख्या को हम परिसंपत्ति में बदलने के कौन कौन से तरीके हैं, अभी तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है, देख लीजिए फटाफट। सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, प्रशिक्षण यानी औद्योगिक और कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च करना, इसके अलावा इस क्षेत्र पर संसाधन खर्च करके जनसंख्या की उत्पादकता को या मानव पूंजी में बदलना। यानी अगर आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इसके साथ साथ औद्योगिक और कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों पर, उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान पर, इन सब पर अगर आप खर्च करते हो तो आपकी जो देश की जनसंख्या है वो मानव पूंजी में बदल जाएगी, ठीक है, वो मानव पूंजी में बदल जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपने जनसंख्या को अभिशाप नहीं मानना है, श्राप नहीं मानना है, दायित्व नहीं मानना है, हमें इसको परिसंपत्ति बनाना है। परिसंपत्ति तभी बना सकते हो जब आप शिक्षा पे बेहतरीन तरीके से, इसके अलावा स्वास्थ्य पे, और उसके बाद अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दोगे, ठीक है। ये चीजों पर अगर आप ध्यान दोगे तो यही जनसंख्या आपको क्या होगा, परिसंपत्ति के रूप में बदल जाएगा, और यही हमें अब क्या होगा, लाखों पीढ़ियों तक क्या है, लाभ देता चला आएगा। आगे बात करते हैं अब कुछ सकारात्मक, नहीं, इसके बाद कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जनसंख्या का सकारात्मक पहलू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जनसंख्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ाने में क्या करता है, योगदान देता है, ठीक है। इसे अक्सर नकारात्मक पहलू जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के कमी के कारण क्या है, एक अनदेखा किया जाता है या दायित्व माना जाता है। ये तो हम लोग बोल सकते हैं। अगर जनसंख्या को हम क्या मान लें, इसको अच्छे से एजुकेट कर दें, हेल्थ सर्विसेज अच्छी से दे दें, तो ये संपत्ति बन जाती है। और यही संपत्तियां जो है आपके क्या करता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाने में क्या करता है, योगदान देता है। और ये जैसे जैसे बढ़ता है तो आपकी क्या है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ती चली जाती है। अब जीएनपी होता क्या है, जीएनपी का मतलब समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक देश के निवासियों द्वारा, ठीक है, एक देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या बोला जाता है, जीएनपी बोला जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ता है, आपका राष्ट्रीय आय भी क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर हम अपने जनसंख्या को एक संपत्ति के रूप में बदल दें तो ये हमारे देश में क्या होगा, सकल राष्ट्रीय आय में क्या करेगा, ज्यादा उत्पाद, क्या है, योगदान देगा। समझ में आया। आगे बात करते हैं। बड़ी जनसंख्या का मतलब अधिक कार्यकर्ता। अब आपके पास ज्यादा जनसंख्या तो आपके पास काम करने वाले ज्यादा है, ठीक है। आप दिन भर में 10 सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, 10 वस्तुएं बना सकते हो। यदि उन्हें क्या है, सही से शिक्षा दिया जाए और स्वास्थ्य मिले तो वे उत्पादक संसाधन बन जाएंगे, और ऐसा करने से वो क्या करेंगे, जीएनपी में क्या करेंगे, सबसे ज्यादा योगदान देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। क्लास एक बार जरूर शेयर करिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू देख लेते हैं जनसंख्या के बारे में, ठीक है, या अपने बारे में भी देख लेते हैं। चलिए रिलेट करिएगा आप लोग अपने से भी, ठीक है, मैं भी अपने आप से रिलेट करूंगा, ठीक है। रिलेट करिएगा, रिलेट करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। शिक्षित और स्वस्थ माता पिता अपने बच्चों पर अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करते हैं। अब जिनके पेरेंट्स क्या है, एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, एजुकेटेड होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो वो अपने बच्चों पर क्या करते हैं, बच्चों पर अधिक निवेश करते हैं, उनके शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। अब इससे क्या होता है, उनके पोषण, स्वच्छता और स्कूलिंग पर ध्यान देते हैं। खाना खा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, 2 टाइम का खाना खाया कि नहीं, टिफिन में क्या क्या लेके गए हैं, ये ध्यान में रखते हैं। उनकी स्वच्छता पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी स्कूलिंग पर ध्यान रखते हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, किस हिसाब से हमारा बच्चा सीख रहा है, कौन कौन सी चीजें क्या है बच्चे को समझ में आ गई, ठीक है। ये सब पेरेंट्स ध्यान देते हैं, जो पेरेंट्स क्या है, पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक अच्छा चक्र बनता है, साइकिल बनता है, जहां हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से क्या होती है, बेहतर बनती चली जाती है। तो ये होता है आपका क्या है, घर का, ठीक है, घर की बात, ठीक है।
तो घर में आपके क्या है, अगर माता पिता क्या है शिक्षित है, या आप बड़े भाई या बहन के नाते अगर आप शिक्षित है, तो आप अपने क्या है नीचे या छोटे भाई बहनों को इस प्रकार से क्या करिए, ट्रेन करिए कि वो आने वाले समय में आपको तो लाभ दें ही, आने वाले पीढ़ी को भी लाभ दें, तो ये अच्छा होता है। ठीक है, माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं तो बच्चा का भविष्य क्या होता है, बेहतर बनता है। आगे बात करते हैं नकारात्मक पहलू की। अगर अशिक्षित है, अस्वस्थ माता पिता हैं, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं प्रदान कर पाएंगे। बच्चे भी वही सीमित अवसरों वाले क्या है जीवन में फंस जाएंगे। ठीक है, पिताजी जो करते हैं वही पुत्र भी करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एक दुष्चक्र बनेगा, गरीबी में ये लोग क्या है पिसते रहेंगे। आगे क्या होगा, जहां गरीबी और पिछड़ापन क्या होगा, चलता रहेगा। पहली पीढ़ी गरीब, दूसरी भी पीढ़ी गरीब, तीसरी भी पीढ़ी गरीब, ऐसे गरीबी का क्या होगा, एक चक्र चलता रहेगा, एक लूम बनता रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करना है, ये चीजें आपको नहीं करना है, ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं, अब एक कंट्री की बात करते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो कंट्री क्या हुआ, बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गया। ठीक है, अमेरिका जैसे कंट्री ने उसके ऊपर क्या हुआ, परमाणु बम गिराया और वो कंट्री क्या होगा, तहस से नहस हो गया। ठीक है, लेकिन उस कंट्री ने जो हिसाब से अपने आप को उठाया, वो क्या है, एक तरह से तारीफ करने की बात है, एक तरह से तारीफ करने की बात है। हम बात कर रहे हैं जापान के बारे में। ठीक है, जापान के बारे में। ठीक है, जापान में किसी भी प्रकार का प्राकृतिक संसाधन नहीं है जितना भारत में है, लेकिन आज भी जापान को हम लोग क्या बोलते हैं, एक विकसित देश बोलते हैं, और भारत को एक विकासशील देश बोलते हैं। कारण आपको पता ही होगा। तो फिलहाल बात कर लेते हैं जापान के बारे में। जापान के लोगों ने उनके देश का क्या है, विकास कैसे किया, अब उन लोगों ने अपने देश को डेवलप कैसे किया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, बहुत कम है, भारत से तो बहुत कम है, फिर भी वह एक धनी और विकसित देश है, हम कहते हैं। ठीक है, वो जो देश है वो एक क्या है, धनी देश है और विकसित भी देश है। ठीक है, ऐसा संभव कैसे हुआ, जापान ने क्या किया, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर अच्छा खासा निवेश किया, लोगों को पढ़ाया लिखाया, हेल्थ बेटर किया। ठीक है, लोगों की कुशलता बढ़ी, तकनीकी और ज्ञान भी विकसित किया। ठीक है, उनकी स्किल भी बढ़ाया, उनको टेक्नोलॉजी से भी रूबरू कराया और नॉलेज तो दिया ही। ठीक है, इससे उनको क्या, उनके देश में क्या हुआ, हर एक बच्चा पढ़ा लिखा बना। इससे क्या हुआ, मानव पूंजी ने भूमि और पूंजी का कुशल उपयोग किया। अब जाहिर सी बात है, जिस देश की जनसंख्या क्या है, कुशल है, उसके पास तकनीकी ज्ञान है, तो वो क्या करेगा, बेहतरीन तरीके से अपने प्राकृतिक संसाधनों को, भूमि को, पूंजी को इस्तेमाल करेगा। तो क्या होगा, वो विकसित नहीं बनेगा, बिल्कुल विकसित बनेगा। आगे परिणाम क्या हुआ, जापान प्राकृतिक संसाधन के आयात करता है। अगर हम बात करें, आज भी प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे क्या है, जापान अपने देश में मंगाता है, लेकिन तकनीक और कौशल के मदद से उसने क्या किया, उत्पादन में एक अच्छा स्तर क्या किया, अपने आप को क्या है हासिल किया या बनाया। आज क्या है, उसको हम एक डेवलप कंट्री मानते हैं। ठीक है, उसको एक डेवलप कंट्री मानते हैं। तो ये चीजें हैं जापान के बारे में, यही चीजें क्या है भारत में भी क्या है आपको देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गलती क्या है, हम खुद ही सीखना नहीं चाहते हैं, खुद ही पढ़ना नहीं चाहते हैं, खुद ही अपने आप को क्या है कमजोर समझते हैं, एक तरह से अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, ये सारा मेन कारण होता है। ठीक है, उसके पीछे हमारी कुछ समस्याएं होती हैं, हमारा जो माइंडसेट होता है, इसी कारण क्या है हम लोग एक विकसित देश नहीं बन पाए। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस है, आप लोग पॉलिटी वाले क्लास में पढ़ते ही होंगे। ठीक है, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते होगे। ठीक है, हिस्ट्री भी आप जानते होगे भारत के बारे में। तो फिलहाल हम लोगों को क्या करना है, कैसे भी करके आगे बढ़ना है, हमको अपने कुशलता पर ध्यान रखना है, हमको अपने तकनीक पर ध्यान रखना है, तकनीक के रूप में सबसे आगे बढ़ना है। ठीक है, और ज्ञान का तो विकास करना ही है। ठीक है, अपने देश में आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में बात की गई है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोग मनुष्य हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, मनुष्य है, आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या है, मनुष्य हैं। ठीक है, तभी क्षेत्रक समझ में आएगा। हम बेटा मनुष्य हैं, धरती पे आए हैं, धरती पे बोझ नहीं बनना है। ठीक है, धरती का क्या है, पुत्र बनना है, पुत्री बनना है, समझ में आया, तो धरती का बच्चा बनना है, तो हम मनुष्य हैं। ठीक है, अब हम मनुष्य हैं तो हमारी आवश्यकताएं भी होती हैं, बोलो होती है कि नहीं, आवश्यकताएं भी होती हैं और इच्छाएं भी होती हैं, हमारे पास दोनों चीज है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, हमारे पास असीमित है। क्या है, असीमित है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं खत्म नहीं हो सकती, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम अपने आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, आवश्यकताओं और इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब आप क्या करोगे, कोई ना कोई काम करेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे। काम को हम लोग क्रिया भी बोल दें, क्रिया बोल देते हैं, कोई ना कोई क्रिया करेंगे। अब इन्हीं क्रियाओं को क्या बोला जाता है, मानवीय क्रिया बोला जाता है। बोलिए, सही बोल रहे हैं कि नहीं,
हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई ना कोई मानवीय क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सही बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो यही मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, क्या, यही मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आपको पता होना चाहिए। एक है आपकी आर्थिक क्रिया, ठीक है, एक आपकी क्या है, आर्थिक क्रिया है, याद रखेंगे। एक आपकी क्या है, आर्थिक क्रिया, जिसको इकोनॉमिकल एक्टिविटी बोलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। और एक आपकी है गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रिया भी बोला जाता है इसको, ठीक है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। समझ में आया? ये दो क्रियाएं हम मनुष्य जो हैं जीवन भर करते रहते हैं। अब इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को क्या किया जा रहा है, कुछ क्षेत्रों में बांटा गया है, क्या, कुछ क्षेत्रों में यानी सेक्टर्स में बांटा गया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बोलते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है अभी, ठीक है, समझ में आया, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब आर्थिक क्रिया क्या होती है, वो सभी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, ठीक है, पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है, वे सभी क्रियाएं जो अपनी आजीविका चलाने के लिए धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, उनको हम लोग आर्थिक क्रिया के श्रेणी में डालते हैं। जैसे टीचर द्वारा पढ़ाना, वकील द्वारा वकालत करना, डॉक्टर द्वारा चिकित्सा संबंधी सुविधाएं देना, ये सब है ना, ठीक है, तो ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं क्या है, जिनके पीछे धन नहीं होता, जिनके पीछे धन नहीं होता, बल्कि इसके पीछे क्या होता है, मानसिक संतुष्टि, ठीक है, मानसिक संतुष्टि। अब मानसिक संतुष्टि कैसे मिलती है, जरा घर पे जाइएगा, माता पिता का पैर दबाइएगा 1 घंटा, और उसके बाद जो आपको क्या है संतुष्टि मिलेगी, वो कभी क्या है ऐसा संतुष्टि आपको मिलेगा नहीं। इसके अलावा आप मंदिर जाते हैं, दान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सोते हैं, ये सब क्या होती हैं, आपकी गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। फिलहाल हम लोगों को गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात नहीं करना है, हम लोगों को आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करना है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था में रहकर, देश में रहकर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को करते हैं। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को क्षेत्रों के रूप में बांटा गया है, इन्हीं को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहते हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं फटाफट अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के, ठीक है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाओं को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अभी मैंने बताया, एक है आपकी प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, ठीक है, या सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक क्षेत्र, ठीक है, बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जितने भी काम होते हैं वो प्राकृतिक या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जितने भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, जैसे खेती करना, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, पशु पालना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, मेनली वस्तुओं का, ठीक है, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग किस क्षेत्र में रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे किसान द्वारा गेहूं, चावल, अनाज उगाना, ठीक है, पशुपालन करना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ठीक है, खनन और उत्खनन, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको ये चीजें बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का, भूमि का, वायु का, जल का, इन सब का प्रयोग करके कोई ना कोई चीज का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसी कारण क्या है, इन सभी आर्थिक गतिविधियों को इस सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र, इसी को बेटा विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र। इसी को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, याद रखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं हमें मिलती हैं उन्हें हम कच्चा माल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कच्चा माल करते हैं। और इन्हीं कच्चे माल से जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को क्या है, उन्हीं को हम लोग क्या है, उद्योग के रूप में कंसीडर करते हैं, और वो सभी आर्थिक गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। किसान की बात करते हैं, गेहूं उगाता है, तो किसान का जो कार्य होगा वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसी गेहूं से आटा बनाना, अब गेहूं से आटा बनाने के लिए आपको क्या होगा, फैक्ट्री जाना होगा। तो फैक्ट्री किससे रिलेटेड है, उद्योगों से रिलेटेड है। तो जब आप अपने कच्चे माल के रूप, रंग, आकार को, ठीक है, परिवर्तित करके उसके मूल्य में वृद्धि कर देते हो, ठीक है, तो वे सभी क्रियाएं आपकी क्या है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। समझ में आया? अगर आप रेस्टोरेंट जाओगे
तो एक होगी सादी रोटी, ठीक है, वो आपकी 10 की मिलेगी या 20 की मिलेगी, लेकिन जब उसके ऊपर क्या होगा, मक्खन लग जाएगा या घी लग जाएगा, तो वही रोटी हो जाएगी 30 या 40 की, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर उस रोटी के मूल्य में वृद्धि किया गया, ठीक है। उस रोटी के क्या हुआ, रंग रूप आकार या स्वाद में क्या हुआ, परिवर्तन किया गया। तो यही परिवर्तन कहाँ क्या कहलाएगा, आपका विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सीधा सीधा अगर हम बात करें तो गन्ने से गुड़ चीनी बनाना, ठीक है, ये क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। लकड़ी से फर्नीचर बनाना आपके द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, ठीक है। गेहूं से आटा बनाना, मैदा बनाना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जहां पर विनिर्माण का काम होता है, यानी हम कोई वस्तु का रंग रूप बदल कर क्या करते हैं, उसे नए वस्तु में बदलते हैं, वो विनिर्माण क्षेत्र में आता है। इसी को औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तृतीय क्षेत्र, इसी को बेटा सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, याद रखना, क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का, अरे सॉरी, वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, बल्कि सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र है। उदाहरण के लिए व्यापार, आप दुकान पे जाते हो, बोलते हो भैया टॉफी दे दीजिए, भैया बिस्कुट दे दीजिए, तो आपको बना के थोड़े ना देता है, वो बना बनाया अपने पास लाता है और आपको बेच देता है। तो आपको क्या कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है, यानी वो व्यापार कर रहा है। समझ में आया, तो व्यापार करना। परिवहन, ठीक है, रिक्शा से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, ठीक है, ट्रेन से जाते हो, एरोप्लेन से जाते हो, तो परिवहन के जितने भी संसाधन है या परिवहन संबंधी गतिविधियां आपको तृतीय क्षेत्र में मिलेगी। संचार, मोबाइल पे बात करते हो, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हो शिव सर का, इकोनॉमिक्स जहां पढ़ा रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपके तीसरे सेक्टर में है। इसके अलावा बैंकिंग, बैंक में खाता खुलवाते हो, पैसा जमा करते हो, लोन लेते हो, ठीक है, तो ये सर्विसेज है। इंश्योरेंस कराते हो अपना, अपने घर वालों का, ठीक है। एजुकेशन लेते हो, पढ़ा रहा हूं, एक तरह से सर्विस दे रहा हूं। स्वास्थ्य सेवाएं लेते हो डॉक्टर से, ठीक है, तो ये। और पर्यटन, पर्यटन भी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके तीसरे क्षेत्र में आते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे बात करते हैं फटाफट। इसके बाद अब आर्थिक क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो धन कमाने से संबंधित होती है या धन कमाने के लिए की जाती हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्थिक क्रियाएं उन गतिविधि को कहते हैं जो मूल्य जोड़ती है। मैंने बताया ना, ये मूल्य यानी वैल्यू क्रिएट करती हैं और राष्ट्रीय आय का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। अब आप घर पे बैठ के आराम से सो रहे हो, तो उससे आपकी देश की राष्ट्रीय आय बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। आप क्या है, मंदिर में जा रहे हो, ठीक है, मंदिर में जा रहे हो, कुछ खर्च कर रहे हो, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। लेकिन आप मंदिर में जा रहे हो, बस भगवान को क्या कर रहे हो, भगवान को हाथ जोड़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, चले आ रहे हो, उससे राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी, वो गैर आर्थिक क्रिया में आएगा। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो आपके क्या है, राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, ठीक है, या राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को इस चैप्टर के अंदर 2 भागों में बांटा गया है, एक है बाजार संबंधित क्रियाएं और एक है गैर बाजार संबंधित क्रियाएं। आइए बाजार संबंधित क्रियाओं के बारे में बात कर लेते हैं, मार्केट एक्टिविटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो वे सभी क्रियाएं जो वेतन और लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, उन्हें बाजार संबंधित क्रियाएं कहते हैं, याद रखेंगे। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है, ठीक है। समझ में आया, बाजार में आपको सब्जी वाले दिखेंगे, फिर बाजार में आपको क्या है, आइसक्रीम वाले दिखेंगे, बाजार में आपको गोलगप्पे वाले दिखेंगे, ठीक है। तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो लोग मार्केट एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके बदले वो क्या करते हैं, या तो वेतन लेके जाते हैं, या तो मजदूरी लेके जाते हैं, या तो लाभ कमा के जाते हैं। तो उनकी सारी एक्टिविटीज क्या होंगी, मार्केट एक्टिविटीज होंगी, बाजार संबंधित क्रियाएं होंगी। समझ में आया, आगे चलते हैं। गैर बाजार संबंधित क्रियाएं, तो गैर बाजार संबंधित क्रियाओं से अभिप्राय स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन करना, यानी जब आप अपने लिए कुछ बना रहे हो, जैसे घर में आपकी माँ आपके लिए गरम गरम रोटी, ठीक है, गरम गरम सब्जी, ठीक है, दाल चावल ये सब बनाती हैं, बदले में उनको कुछ पेमेंट मिलता है, नहीं मिलता है, तो उनकी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, गैर बाजार संबंधित क्रियाएं कहलाएंगी। आप अपने घर पे छोटे भाई बहन को पढ़ाते हो, उनका देखभाल करते हो, तो वो क्या है, गैर बाजार संबंधित क्रियाएं। मुख्यतः यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, जब कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए कोई वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है, तो वो गैर बाजार संबंधित क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें प्राथमिक उत्पादकों का उपभोग और प्रसंस्करण यानी यूज
अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ठीक है, जब हम अपने लिए कोई चीजें क्या है, हाँ, बनाते हैं, फिर उसका उपभोग करते हैं, वो गैर बाजार संबंधित क्रियाएं कही जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं परिवारों में श्रम विभाजन। अगर हम भारत के बारे में बात कर लें, इस चैप्टर में बात किया जा रहा है भारत के बारे में, अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाएं और पुरुषों के बीच थोड़ा सा श्रम विभाजन आपको देखने को मिलता है। आमतौर पर महिलाएं घर का कामकाज देखती हुई मिलेंगी, घर का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद पुरुष क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, बाजारों में जाके काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। लेकिन अब समाज बदल रहा है, ये एक नया इंडिया है जहाँ क्या है, महिलाएं भी क्या है, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ क्या है, खड़ी हैं। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने सांस्कृतिक और सामाजिक क्या है, जो हाँ व्यवहार है, कल्चर है, उसको देखें तो आपको यही देखने को मिलता है कि महिलाएं घर में क्या करती हैं, काम करती हैं, जबकि पुरुष जाके बाहर कमाता है। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे शीला, ठीक है, शकल की माँ है, भोजन बनाती हैं, घर का कामकाज और बच्चों की क्या करती हैं, देखभाल करती हैं। जबकि शकल के जो पिता है, पहले जो कहानी पढ़ाया था, खेत में काम करते हैं और आय कमाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण क्या है, घर के काम पर कोई भुगतान नहीं मिलता। हाँ, बात सही है। ठीक है, पापा बोलते हैं ना, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, पैसा मिलता है, कभी कभी मिलता भी है। ठीक है, हाँ, उसी बहाने पैसा भी मांग लेते हैं। जैसे ही पापा के पास क्या करते हैं, गिलास का पानी ऐसे पकड़ाते हैं, पापा 10 रुपया चाहिए, ठीक है दे दीजिए, ठीक है, बाहर जाके गोलगप्पा खाना है, ऐसा बोलते हैं ना। तो नहीं, वो तो ऐसे ही पापा क्या है, प्रेम में दे देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी मम्मी के बारे में, तो मम्मी जो हमारी क्या है, खाना बनाती हैं, बदले में उनको कोई भी प्रकार का पेमेंट नहीं मिलता। इसलिए महिलाओं के जो घरेलू कार्य होते हैं उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये चीजें समझाना चाह रहा था। महिलाओं द्वारा जो घर पे काम किया जाता है, जैसे बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, तो ये सब क्या है, हमारे देश के राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अगर जिस दिन उसके लिए भी उनको पैसे मिलने लगे तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं श्रम बाजार में महिलाओं की स्थिति। अगर हम बाजार में देखें तो क्या स्थिति महिलाओं की बनती है हमारे देश में। जब महिलाएं श्रम बाजार में काम करती हैं, जैसे गीता, ठीक है, गीता मछली बेचती है, उन्हें उसको क्या होता है, भुगतान मिलता है। आय का निर्धारण शिक्षा और कौशल पर निर्भर होता है। ठीक है, समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, लिख लिख के रख लो। ठीक है, याद रखना, जो तुम्हारी इनकम है ये किस पे डिपेंड करती है, तुम्हारे एजुकेशन पे और तुम्हारे स्किल पे। ठीक है, एजुकेशन बेटर है, स्किल अच्छा है तो बहुत पैसा कमाओगे। ठीक है, नहीं अच्छा है तो कहीं के नहीं रह जाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं, ये भी देख लेते हैं। महिलाओं की शिक्षा और कौशल स्तर अक्सर कम है, देखने को मिलते हैं। लोग महिलाओं को क्या करते हैं, घर में एक तरह से बोझ देखते हैं। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनके माता पिता ही चाहते हैं कि कैसे उनको क्या करें, शादी उदी करके भगाएं। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा आज नहीं है। अब क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर हो गए हैं। अब महिलाएं भी खुलकर क्या है, श्रम बाजार में जाकर श्रम कर रही हैं और अच्छा खासा उत्पादन कर रही हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान दे रही हैं। ठीक है, तो महिलाओं की शिक्षा और कौशल स्तर पर अक्सर कम मापा जाता है, जिससे आय भी उनकी कम होती है। पुरुष की तुलना में उनको कम वेतन मिलता है, अनियमित रोजगार होता है, कभी काम होता है कभी नहीं, नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होती है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा का भी अभाव देखने को मिलता है, जैसे उनको प्रसूति अवकाश नहीं मिलता, शिशु देखभाल आदि भी नहीं उनको देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या है, अब उच्च शिक्षा वाली महिलाएं हैं जो अच्छा खासा पढ़ लिख रही हैं, ठीक है, पढ़ लिख ली हैं, ठीक है, उनकी स्थिति क्या है जरा समझेंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्या है, वेतन मिलता है और पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर वो क्या करती है, समाज में योगदान देती हैं। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और स्वास्थ्य सेवा और प्रशासन आदि में कार्यरत है वो लोग महिलाएं। कुछ महिलाओं को वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं में भी शामिल किया गया है और उनकी धीरे धीरे क्या है, इन सारे क्षेत्रों में क्या है, जिम्मेदारी है वो बढ़ती चली जा रही है। वही ना मैंने बोला, आज महिलाएं और पुरुष दोनों क्या है, एक समान है। आगे बात करते हैं अपने जनसंख्या की गुणवत्ता की। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देश की आर्थिक वृद्धि अच्छी जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपके देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ तभी हो पाएगा जब आपके पास एक अच्छी क्या है, जनसंख्या हो, जिस पर अच्छा खासा निवेश हुआ हो। जनसंख्या की गुणवत्ता में 3 बातें क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। एक, आपको साक्षर होना पड़ेगा, साक्षर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। देश के लोगों के पास प्राप्त कौशल का निर्माण होना चाहिए। तो अच्छी साक्षरता यानी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और उच्च कौशल
आपके क्या करता है, जनसंख्या के गुणवत्ता को कई गुना बढ़ाता है, और आपकी जनसंख्या क्या बन जाती है, संपत्ति बन जाती है, दायित्व तो नहीं रहती, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब शिक्षा का महत्व जान लेते हैं। ज्ञान और कौशल में वृद्धि, शिक्षा से व्यक्ति नई बातें सीखता है, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, नए अवसर उनको मिलते हैं, शिक्षा के कारण बेहतर नौकरी, व्यवसाय और करियर के अवसर मिलते हैं, आय में वृद्धि होती है, अधिक शिक्षित व्यक्ति अधिक कमाता है क्योंकि उसकी उत्पादकता और कौशल दोनों अधिक हो जाता है, नई आकांक्षाएं प्रदान करता है, शिक्षा व्यक्ति को बड़े सपने देखने के लिए क्या करता है, आगे बढ़ाता है, अच्छे लक्ष्य रखने और जीवन में आगे बढ़ने की क्या करता है, प्रेरणा देता है। ये एजुकेशन का क्या है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, जब लोग बेहतर तरीके से काम करते हैं तो देश की कुल उत्पादन और आय दोनों बढ़ती है। सांस्कृतिक समृद्धि भी होती है, शिक्षा समाज में जागरूकता लाती है, परंपराओं का क्या करती है, सम्मान करती है, और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देती है, और रूढ़िवादियों का क्या करती है, विचारों का अंत करती है। यह आपको पता होना चाहिए। प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ती है, शिक्षित नागरिक क्या करता है, प्रशासन को भी बढ़ाता है, ठीक है, शासन और कानून व्यवस्था की प्रक्रिया को भी अच्छे तरीके से समझता है, जिससे क्या होता है, और आपका समाज आगे बढ़ता चला जाता है, जीवन स्तर भी बेहतर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। शिक्षा से अच्छी नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य, आदतें और बेहतर जीवन गुणवत्ता भी हमें मिलती है। आगे चलते हैं। अब सरकार की शिक्षा से जुड़ी कुछ क्या है, हमको पहले देखना है, ये हम लोग देख लेते हैं। विद्यालय शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, पहला है सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में चलाया गया, 2001 और 2002 में इसको चलाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, यह सर्व शिक्षा अभियान है जो चलाया गया सरकार के द्वारा। एक और कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है सेतु पाठ्यक्रम, ब्रिज कोर्स, विद्यालय छोड़ चुके या पिछड़ चुके बच्चों को मुख्य धारा या शिक्षा से फिर से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद स्कूल लौटो शिविर भी चलाया गया। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी आप जाके जरूर पढ़िएगा। ऐसे बच्चे जो फिर से स्कूल से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको फिर से जोड़ना, पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको फिर से जोड़ना। मिड डे मील, इसी को क्या बोला जाता है, अब क्या बोला जाता है, याद रखेंगे, पीएम पोषण बोला जाता है इसको, इसका नाम बदल गया, ठीक है, पीएम पोषण, ठीक है, पीएम पोषण, ठीक है, याद रखना इसका नाम। मिड डे मील जो क्या है, बच्चों को 1 से 8 तक के बच्चों को क्या है, सरकारी स्कूलों में मध्याह्न में क्या होता है, भोजन मिलता है, तो बच्चों को मुफ्त में पौष्टिक भोजन देकर उपस्थिति बढ़ाना है, ठीक है, और पोषण सुधारना है। अब तो हमारे देश में क्या है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिकल 21A में इसका क्या है, प्रावधान है। आज शिक्षा क्या है, एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। राइट टू एजुकेशन याद रखेंगे। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। स्वास्थ्य व्यक्ति के कार्य क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। पहले जीवन प्रत्याशिता कितनी थी, 32 वर्ष थी, वो बढ़कर अब कितनी हो गई है, करीबन 70 वर्ष हो गई है। शिशु मृत्यु दर पहले 147 प्रति हजार था, अब 2020 में वो क्या हो गया है, 36 प्रति हजार पहुंच गया है। जन्म दर की बात करें तो अब 20 प्रति हजार हो गया है। मृत्यु दर की बात करें तो 6.2 प्रति हजार हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र अब क्या है, सक्रिय हो गए हैं। और फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। आज भी गांवों में क्या है, सुविधाएं कम है। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु दर क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। मृत्यु दर से अभिप्राय किसी विशेष अवधि में, मृत्यु दर से अभिप्राय किसी विशेष अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या में होने वाली कुल मृत्यु की संख्या से, इसी को बोलते हैं मृत्यु दर, ठीक है। जन्म दर क्या होता है ये भी समझिए। जन्म दर से अभिप्राय किसी विशेष अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या बोला जाता है, जन्म दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या को क्या बोला जाता है, शिशु मृत्यु दर बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब फटाफट हम लोग बेरोजगारी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ इसलिए रहे ताकि रोजगार मिल सके, तो बेरोजगारी के बारे में भी क्या है, जानना जरूरी है। समझ में आया यहाँ तक, एक बार फटाफट सभी लोग बताएंगे, क्लास को ढेर सारी मात्रा में शेयर करेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये आपका जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 9 का, वो बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों को क्या ये चैप्टर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इस क्लास को देखेंगे, आपको चीजें क्या होंगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो एक बार सभी लोग बताएंगे क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो फटाफट हम लोग बेरोजगारी पढ़ते हैं और उसके बाद क्या है, इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से खत्म करते हैं। एक बार सभी लोग बताइए फटाफट।
चलिए आइए बात करते हैं हम बेरोजगारी की। ठीक है, बेरोजगारी की भी बात कर लेते हैं। तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है, ठीक है, बेरोजगारी एक कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति काम करने के इच्छुक भी है, काम करना भी चाहता है, काम करने की योग्यता भी रखता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। तो वह स्थिति जब काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाला जो व्यक्ति है उसे प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिलता, तो उसी को क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं। इसी को हम लोग बेकारी भी बोलते हैं। ठीक है, बेकारी बोलते हैं ना, तुम बेकार इंसान हो। बेकार मतलब बिना किसी काम के हो। ठीक है, कौन बेरोजगार नहीं कहलाएगा? आप लोग बताइए, कौन बेरोजगार नहीं कहलाएगा? तो जो काम करने के इच्छुक ही ना हो, जो काम करने के इच्छुक ही ना हो। जैसे घर में काम करने वाली महिलाएं, या 15 वर्ष से कम के बच्चे, या 59 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, ये क्या कहलाएंगे? बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। याद रखना। तो कौन बेरोजगार नहीं कहलाएगा? घर में जो काम करने वाली स्त्रियां हैं, 15 वर्ष से कम बच्चे और 59 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है इस चैप्टर में जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं फटाफट। पहले बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी। चलिए मैं यहाँ कुछ बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कुछ बनाता हूँ, जरा बताइएगा ये क्या है। ठीक है, ये बताइएगा, अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको? आइसक्रीम दिख रहा है। ठीक है, आइसक्रीम दिख रहा है ना? ठीक है, आइसक्रीम दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आइसक्रीम की अगर हम बात करें, आइसक्रीम की बात करें, तो जो आइसक्रीम बेचने वाले हैं, ठीक है, वो जाड़े के दिनों में क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता। ठीक है, और गर्मियों में क्या है? उनका फटाफट आइसक्रीम बिकता है। इसी तरह हम किसान की बात करें, तो जब उसके पास क्या है? बुआई का समय आता है, जुताई का, कटाई का समय आता है, तो उस समय उसके पास क्या है? बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्या है? बाकी समय वो खाली बैठा रहता है। तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब ही होता है कि व्यक्ति क्या है? कुछ समय तक क्या है? उसके पास बहुत काम होता है, परंतु कुछ समय वो खाली बैठा रहता है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। याद रखना। ठीक है, तो जब लोग वर्ष के कुछ महीनों तक रोजगार में रहते हैं और कुछ महीने बेरोजगार रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो उसी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी साल के कुछ महीनों में होती है और इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे आइसक्रीम वाले, जैसे ऊनी कपड़े वाले, ऊनी कपड़ों के जो स्वेटर के विक्रेता हैं, जाड़े के दिनों में उनके पास बहुत काम होता है, जबकि गर्मियां क्या होती हैं? खाली रहती है उनकी। तो ऐसे बेरोजगारी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो ये बेरोजगारी अधिकतर आपको कृषि में देखने को मिलती है। बुआई, कटाई, निराई, गहराई के समय क्या है? किसान खाली नहीं बैठता है, उसके पास बहुत काम होता है, बाकी समय वो क्या है? फ्री में बैठा रहता है। ठीक है, तो इसी को मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसी को छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी या इसे अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाफट। आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्य में लगे रहना। ठीक है, लगे रहना अर्थात लोग काम करते हुए दिखते हैं, परंतु उनके जो काम की उत्पादकता होती है वो जीरो होती है। ठीक है, तो ऐसे बेरोजगारी को क्या बोला जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। समझते हैं उदाहरण से। खेत के काम में 5 लोगों की जरूरत है। एक खेत है, उसमें केवल क्या है? 5 लोगों की जरूरत है, फिर भी वहां पर 8 लोग लगे हुए हैं। कितने लोग लगे हुए हैं? 8 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो अतिरिक्त जो 3 लोग हैं, अगर उनको हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी वो 3 लोग लगे हुए हैं। तो यही 3 लोग क्या कहलाएंगे? प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। समझ में आया? तो जिस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, तो जितने अधिक लोग लगे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी भी समझ लीजिए। मैट्रिक की परीक्षा आपने पास किया है, आपने स्नातक कर लिया, आपने स्नातकोत्तर भी कर लिया, ये सारे डिग्रीधारी युवाओं का क्या है? रोजगार न मिलना क्या कहलाता है? शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। आपने क्या है? सभी चीज की तैयारियां कर ली, आपने 12 पास कर लिया, ग्रेजुएट भी हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गए, फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, अब भारत में देखो शिक्षित बेरोजगारी क्या है? धीरे धीरे आपको क्या है? देखने को मिल रही है कि ये बढ़ रही है। ठीक है, बहुत सारे युवा जो है हमारे भारत में क्या है? रोजगार की तलाश में, सरकारी नौकरी की तलाश में क्या है? यहाँ वहाँ क्या है? फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। तो भारत में क्या है? आपको शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। समझ में आया? आगे बात करते हैं, जैसे राहुल ने स्नातक
और स्नातकोत्तर, ठीक है, की डिग्री ले रखी है, लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा? शिक्षित बेरोजगार कहलाएगा। इसी को शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। इसके बाद बेरोजगारी के कुछ दुष्प्रभाव देख लेते हैं। मानव संसाधन की बर्बादी होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा मानव संसाधन। गरीबी में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। युवा निराश और हताश हो जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। परिवार में आर्थिक बोझ बनता है। जीवन स्तर गिरने लगता है, लाइफ स्टाइल खराब हो जाता है। सामाजिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं, लोगों का शादी विवाह नहीं होता, लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था के विकास में क्या है? विकास दर में कमी आती है। प्रवास में वृद्धि होती है, लोग दूसरे देशों में जाकर बसने लगते हैं। अपराध बढ़ता है। असंतोष की भावना बढ़ती है। तो ये सारे क्या है? महत्वपूर्ण कारण है। समझ में आया सभी को? बताएंगे सभी लोग? यहां तक चीजें समझ में आई? तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका जो ये चैप्टर है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। आप लोगों की क्या है? एक जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिर से एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे लेक्चर के साथ, यानी जो मैंने पढ़ाया, और इसके साथ आप एनसीईआरटी की बुक जरूर उठाएंगे, जिससे आपको ये चैप्टर क्या हो, बहुत अतिरिक्त क्या है, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से क्या हो, कंप्लीट हो। और आप चाहें तो इस लेक्चर को क्या है, आप स्पीड में भगाकर इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये सारे चैप्टर्स क्या है, अच्छे तरीके से क्लियर हो, ठीक है। तो अब हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है, इसी एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग निर्धनता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको क्या है, आज का जो क्लास है वो बेहतरीन लगा होगा, आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई हैं तो एक बार हमारे क्लास को जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और रोजाना ऐसे ही बने रहेंगे तो हम लोग क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो ये एनसीईआरटी सीरीज क्या है हमने स्टार्ट की है, ये हम लोग बेहतरीन तरीके से जब स्टार्ट किए तो बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, खत्म भी करेंगे। तो मिलते हैं कल, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।